हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी डिफरेंसेस स्टूडेंट्स में या कोई भी इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, वो चाहे उनकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं, उनके इंटरेस्ट, इमोशंस या उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, कोई भी किसी भी तरह के डिफरेंसेस जो इंडिविजुअल में होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये हमने पहले वीडियो में समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के आयाम। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि अभी हमने बात भी की। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इंक्लूड वेरिएशंस और डिस्टिंक्शंस अमंग पीपल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़, अदर ट्रेट्स। यानी कि वो सारी वेरिएशंस या फिर अंतर जो पाए जाते हैं मनुष्यों में, मतलब लोगों में या बच्चों में, और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, उनकी क्षमताओं में होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में है, उन सभी को ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस का मतलब है वो बेसिस जो कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं या जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं, इसे ही हम कहते हैं डायमेंशंस यानी आयाम। अब हमारे सिलेबस में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डायमेंशंस हैं, एक बारी उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लेटर हम इनको और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो डायमेंशन आता है वो है कोग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि जो संज्ञानात्मक या फिर मानसिक क्षमताएं कहेंगे, उसके बेसिस पर इंडिविजुअल्स या बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। मानसिक योग्यता में इसमें मेमोरी भी आता है, रीजनिंग पावर, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह से जो भी माइंड के हमारे प्रोसेस होते हैं, माइंड जितने भी प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, तो उन सभी को ही हम कोग्निटिव एबिलिटीज़ में लेते हैं और बच्चे इसमें भी डिफ़र करते हैं। फिर सेकंड डिफरेंस आ जाता है इंटरेस्ट का, कि बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, वेरिड इंटरेस्ट होते हैं। जैसे स्टडी में किसी का इंटरेस्ट है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी का डांस म्यूज़िक में है। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन इज़ इमोशन। इमोशंस होते हैं हमारे संवेग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम इमोशंस कहते हैं। कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होंगे और कुछ जो है एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को इजीली, और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इमोशंस में भी डिफरेंसेस होंगे। फिर आते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होती हैं हमारी इनबॉर्न एबिलिटीज़ और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। तो ये तो इनबॉर्न है, इनहेरेंट है बच्चों में, जो अपने आप नेचुरल वे में जो एबिलिटीज़ होती हैं उसमें वो डिफ़र करते हैं। देन एटीट्यूड। एटीट्यूड है दृष्टिकोण हमारा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्सन के लिए नेगेटिव हो सकता है, किसी सिचुएशन के लिए। तो इसमें भी हम एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, बच्चे भी डिफ़र करते हैं। वैल्यूज़। वैल्यूज़ होती हैं हमारे मूल्य, तो जैसे ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, रिस्पेक्ट है, ह्यूमैनिटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस। तो इस तरह की वैल्यूज़ में भी बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो ये भी एक डायमेंशन है। अनदर डायमेंशन इज़ साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स में वो आ जाती हैं जिसमें कि हमारा माइंड एज वेल एज बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की, दे आर इंक्लूडेड इन साइकोमोटर स्किल्स। और बच्चों में इसके बेसिस पर भी डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टडी हैबिट्स में बच्चे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, और किसी को पढ़ने की हैबिट ज़्यादा है, कोई अकेले में पढ़ता है, कोई ग्रुप में स्टडी करता है, और किस तरह से कुछ जो लॉन्ग आवर्स तक, काफ़ी टाइम तक पढ़ लेते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको बीच में गैप्स लेने होते हैं। तो ये स्टडी हैबिट्स में आ गया डिफरेंसेस। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में हमारी जो अपनी अवधारणा है, हमारी अपनी सेल्फ वर्थ, या हम अपनी वीकनेसेस के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए कितने अवेयर होते हैं, तो वो आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे डिफ़र करेंगे। देन जेंडर। जेंडर में क्या है, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ जो जेंडर है, जेंडर लेवल पर भी क्या होते हैं डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स। तो वो भी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा होती है क्रिएटिविटी, तो उसके बेसिस पे भी होंगे। देन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ओवरऑल ही बहुत एक वाइड
कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी अपने आप में ही ये सब जो हमने किया इनको इंक्लूड कर लेता है। तो पर्सनैलिटी जो है ओवरऑल भी बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो ये हमने इन शॉर्ट किया डायमेंशंस क्या रहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, और हमारे सिलेबस में है। अब हम इनको डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और आ जाता है ये क्वेश्चन तो 16 मार्क्स का आएगा, तो आपको इनको इलेबोरेट भी करना होगा। आप सिर्फ इतना एक एक लाइन में नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा इनके मीनिंग और इसके अंडर और भी जो आ जाती हैं सब जिसको हम हेडिंग्स कहेंगे, जो इसमें इंक्लूड आपको करनी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोग्निटिव एबिलिटीज़। फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोग्निटिव एबिलिटीज़। कोग्निटिव एबिलिटीज़ संज्ञानात्मक योग्यता। कोग्निशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, तो जो भी हमारे माइंड के प्रोसेस है उसमें बच्चे डिफ़र करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल जो है बच्चों का वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चे हाईली मतलब इंटेलिजेंट है तो उनके माइंड में जो प्रोसेस होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो ज़्यादा होगी, और वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व थोड़ा क्विकली कर पाएंगे, लर्निंग एबिलिटी उनमें ज़्यादा होगी। तो जो भी जितने भी प्रोसेस हैं कोग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड वो सारे भी डिफ़र करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दैट अ स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल इज़ हैविंग। तो इसमें मेमोरी आ गया, जैसे कुछ बच्चों की जो मेमोरी होती है, मेमोरी पावर वो फास्ट होगी, वो मतलब जो स्टोर करेंगे मेमोरी में अपने जो भी कंटेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा कर पाते हैं, एक्यूरेट कर पाते हैं, और उसको रिट्रीव करना, मेमोरी का मतलब होता है उसको फिर वापस दोहराना, तो वो भी इजीली कर पाते हैं। रीजनिंग पावर में बच्चे एक दूसरे से वेरी करते हैं, किसी की रीजनिंग ज़्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों में अटेंशन जो होता है, फोकस, वो ज़्यादा रहता है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो अटेंटिव होके करेंगे, फोकस्ड रहेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो इसमें भी वेरिएशन आता है। फिर नेक्स्ट कोग्निटिव एबिलिटी होती है प्रोसेसिंग स्पीड, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, माइंड प्रोसेस करता है जैसे, तो वो भी बच्चे उसमें डिफ़र करते हैं। कोई स्पीडली करेगा बहुत जल्दी, अगर मान लो कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कोई स्पीड से करेगा, या सेंटेंस फॉर्मेशन है तो स्पीड से करेगा। तो वो जो एक स्पीड होती है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मैटर करती है, तो उसमें भी वेरी करेंगे। देन लैंग्वेज एबिलिटीज़। लैंग्वेज एबिलिटीज़ में क्या आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करना, वोकैबलरी बच्चे डिफ़र करते हैं, किसी की वोकैबलरी ज़्यादा होगी। और लिंग्विस्टिक स्किल्स जो और भी होती हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स में आ जाता है जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इसमें बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही क्विकली लर्न कर लेते हैं, जैसे लैंग्वेज लर्न करनी है तो इसमें, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कुछ बच्चों की कैलकुलेशंस, मैथ्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो अच्छे से कैलकुलेशंस कर पाते हैं, और कुछ बच्चों का मैथ्स जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो डरते भी हैं उससे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में भी बच्चे डिफ़र करेंगे। देन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अलग से भी है एक हमारा डायमेंशन, और क्रिएटिविटी क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद कोग्निटिव एबिलिटीज़, तो बच्चे इसमें भी डिफ़र करते हैं। किसी की क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि कुछ नया इनोवेटिव बनाना या सोचना, तो ये एबिलिटी भी कहीं ना कहीं कोग्निटिव एबिलिटी में ही आती है, और इसमें भी बच्चों में वेरिएशन होता है। नेक्स्ट डायमेंशन इज़ इंटरेस्ट। ये कॉमनली हम बोलते ही रहते हैं कि जैसे कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है, इस फील्ड में ज़्यादा है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट में वेरी करते हैं। एक टीचर को हमेशा पता होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट वेरी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो हाँ, लेकिन टीचर की ड्यूटी ज़रूर बनती है कि वो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग ज़रूर बनाए और इफ़ेक्टिवली पढ़ाए, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें उस सब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रेफरेंसेस विच वी गिव। प्रेफरेंस या फिर हम एंगेज जिन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ ड्यू टू आवर इंटरेस्ट। तो हमारी प्रेफरेंस ही बताती है व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट। और इसमें इंटरेस्ट में जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, एकेडमिक इंटरेस्ट। एकेडमिक का मतलब हो गया विच इज़ रिलेटेड विद स्टडीज़ एंड सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट के इंटरेस्ट भी बच्चों के वेरी करते हैं। किसी का इंटरेस्ट लैंग्वेजेस की स्टडी करने में ज़्यादा होगा, कोई हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, कोई साइंस में लेगा, कोई मैथ्स में लेगा। तो एकेडमिक इंटरेस्ट बच्चों के वेरी करेंगे। अच्छा, फिर हॉबीज़।
हॉबीज़ में बच्चे डिफ़र करते हैं। हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वही हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट। तो जैसे हॉबीज़ में क्या आ गया, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक और जो भी और अदर होती हैं हमारी अदर देन स्टडीज़ हम कहेंगे, तो वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ पर मैं बताऊँगी कि इंटरेस्ट भी दो तरह से होते हैं। कुछ होते हैं इनबॉर्न इंटरेस्ट, जो कि जन्म से ही हमारे इंटरेस्ट हैं, जैसे खेलना सपोज़, तो खेलना तो इनबॉर्न इंटरेस्ट है। लेकिन एक्वायर्ड भी होते हैं, सेकेंड कैटेगरी होती है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। कौन से होते हैं? जो कि हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। जैसे प्ले तो हो गया इनबॉर्न इंटरेस्ट, लेकिन प्लेइंग विद समथिंग स्पेसिफिक, या फिर जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया, दैट इज़ एक्वायर्ड, जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे। अब इसमें सोशल इंटरेस्ट भी आते हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट सोशल एक्टिविटीज़ में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, और कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं गैदरिंग में, और वो आइसोलेटेड रहते हैं या फिर एक दो फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन में ही वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर भी वेरी करते हैं बच्चों के इंटरेस्ट। फिर कल्चरल क्रिएटिव इंटरेस्ट, कुछ बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और फिर आगे लिटरेरी इंटरेस्ट, ये होता है रिलेटेड विद लिटरेचर, साहित्य जैसे हम कहते हैं। इसमें बुक्स रीडिंग हो गई, या मूवीज़ देखनी है, टीवी शोज़ हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लैंग्वेज एज वेल एज लिटरेचर से रिलेटेड होंगे। देन इंटरेस्ट इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, हम जिसे कहेंगे वो उस तरह के इंटरेस्ट कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस में, टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्स में क्या है, या फिर नई क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फ़ोन्स किस तरह के आ रहे हैं, नई ऐप्स कौन सी आ रही हैं, कंप्यूटर्स कैसे आ रहे हैं, तो ये इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और किसी का इंटरेस्ट उसमें कम भी हो सकता है। देन इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड इंडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर में होगी जो बाहर की एक्टिविटीज़ में कई बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए, और बाहर की जितनी भी होती हैं, मान लो कोई ट्रैकिंग में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। तो ये भी बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो ये भी एक इसका बेस रहता है। तो ये हमने किया इसमें इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम जो लेंगे वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, जैसे हम वैसे अपनी डे टू डे लाइफ में एटीट्यूड तो बोलते हैं कि जैसे किसी इंसान में बहुत एटीट्यूड है, ये वहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। एटीट्यूड का एक्चुअल मीनिंग होता है वे ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए हम क्या फील करते हैं, हम क्या, हमारी बिलीफ है उसके लिए, हमारा नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड। तो इसमें बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ जो एटीट्यूड है ये काफ़ी हद तक नज़दीक होता है इंटरेस्ट के, क्योंकि जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, उस चीज़ के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता ही है। जैसे किसी का इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो उसका एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो उसका एटीट्यूड पॉलिटिक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसमें वो ज़्यादा उसका वो ध्यान भी ज़्यादा देगा, अटेंशन भी ज़्यादा देगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से रिलेटेड ज़्यादा है। अब एटीट्यूड में अगर हम टाइप्स करें तो जैसे एकेडमिक एटीट्यूड हो गया। एकेडमिक में वही जैसे हमने पहले कहा था एकेडमिक इंटरेस्ट, वैसे एकेडमिक एटीट्यूड है। तो बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा होगा उसका एटीट्यूड भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, स्टडी में वेरी कर सकता है बच्चों का। देन सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड में आता है बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं उनकी सोशल स्किल्स से लेकर पीयर रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, और वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी सोशल सिचुएशन में, इट डिपेंड्स ऑन देयर सोशल एटीट्यूड। देन इमोशनल एटीट्यूड, बच्चे कितना मतलब इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं दूसरों को, इट डिपेंड्स ऑन देयर इमोशनल एटीट्यूड। बिहेवियरल एटीट्यूड यानी कि हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर, या किसी भी बच्चे का दूसरे किसी स्पेसिफिक पर्सन से कैसा बिहेवियर रहेगा, किसी अथॉरिटी या सिस्टम के लिए किस तरह का बिहेवियर रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन हिज एटीट्यूड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन और अथॉरिटी। ठीक है, जैसे हम अगर किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमारा बिहेवियर वहाँ पर इफ़ेक्ट होगा। फिर उसके बाद कल्चरल एटीट्यूड, कल्चर के लिए हमारा एटीट्यूड, या फिर
हमारा एटीट्यूड हमारे कल्चर से भी शेप होता है या फिर इफेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। देन इंटरेस्ट एंड क्रियोसिटी, ये तो हमने किया ही है कि हमारे एटीट्यूड जो है वो हमारे इंटरेस्ट से काफ़ी हद तक रेगुलेट होता है। और क्रियोसिटी, जहाँ पर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा या इंटरेस्ट होगा वहाँ पर हमारी क्रियोसिटी भी ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट डायमेंशन इज क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी मीन्स एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। एक ट्रेडिशनल पैटर्न जो होता है उससे हम जब डेविएट होते हैं और डाइवर्स थिंकिंग आती है तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होती है नोवेलिटी, नवीनता जिसे हम कहते हैं, नोवेलिटी इन आइडियाज़ और क्रिएशन ऑफ समथिंग इन कंक्रीट फॉर्म और इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। क्रिएटिविटी का मतलब यही नहीं होता कि हम कुछ नया ही बना देंगे या पेंटिंग करेंगे या कोई मतलब मॉडल बना देंगे। क्रिएटिविटी कंक्रीट फॉर्म में भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट में भी। कोई आइडिया किसी के माइंड में आया है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी। कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई पोयम बना रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की क्रिएटिविटी हो गई। बस इसमें ये है कि एक तो इसमें डाइवर्स थिंकिंग होती है और मतलब हम थोड़ा अलग हटकर सोचेंगे। जो ट्रेडिशनल वे होता है, एक परंपरागत तरीका जो होता है किसी भी चीज़ को करने का, उससे जब हम कुछ डेविएट होके अगर कुछ नया हम करते हैं तो उसे हम क्रिएटिविटी कहेंगे। अब बच्चे इसमें भी डिफ़र करेंगे। कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होती है। लेकिन क्रिएटिविटी की एक और चीज़ है, इसको कहा जाता है इट इज़ यूनिवर्सल। सभी में ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होती ही है। हाँ, ये है कि कुछ बच्चे हाईली क्रिएटिव होंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो क्रिएटिव है, इट मीन्स ही इज़ ओरिजिनल इन थिंकिंग। वो किसी की कॉपी नहीं करेगा, उसके अपने यूनिक आइडियाज़ हो सकते हैं। तो उसमें वो एबिलिटी है टू जनरेट यूनिक एंड नॉवल आइडियाज़, सॉल्यूशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है इमेजिनेशन से, क्योंकि कुछ नया क्रिएट करना है तो फिर क्या होगा, इमेजिन तो करना ही होगा। तो वो एबिलिटी, उनमें जितने भी हाईली क्रिएटिव बच्चे होंगे उनमें एबिलिटी होगी इमेजिन करने की। तो इमेजिनेशन में बच्चे क्योंकि एक दूसरे से वेरी करते हैं, इसलिए क्रिएटिविटी जो है वो भी वेरी करेगी। देन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसे आपको बताया कि एक ही तरह की जो परंपरागत कोई तरीका होता है ट्रेडिशनल वे, उससे हम कितना डाइवर्सिफाई करते हैं, कितना डेविएट करते हैं, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इसमें बच्चे एक दूसरे से वेरी करते हैं। कोई सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही सोच पाता है और कोई उससे बिल्कुल डिफरेंट नया तरीके से कोई भी चीज़ को प्रेजेंट कर देता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्रेफरेंस एंड स्ट्रेंथ इन वेरियस फॉर्म, यानी कि आर्टिस्टिक वे से ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं क्रिएटिविटी में। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल, क्योंकि क्रिएटिविटी में हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं अपने डिफरेंट वे में। क्रियोसिटी, क्रियोसिटी आती है, क्रिएटिविटी का पार्ट क्रियोसिटी भी है, जानने की इच्छा, एक जिज्ञासा जो है वो होती है। कोई भी इंडिविजुअल जो होगा उसमें इंटरेस्ट होगा कुछ एक्सप्लोर करने का, नए आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स लेकर आने का। रिस्क टेकिंग, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है उसमें थोड़ा सा रिस्क टेकिंग तो होती है कि हम एक परंपरागत तरीका है उससे हम थोड़ा डिफरेंट कुछ बनाने की सोच अगर रखते हैं तो वो बच्चे जो होंगे कुछ नया, मतलब रिस्क भी लेकर कुछ नया प्रेजेंट करेंगे। वो पेंटिंग भी हो सकती है, कोई डांस फॉर्म हो सकता है, और वो ये इस तरह का, मतलब ये भी एक फैक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट आता है। कोलैबोरेटिव एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। कोलैबोरेटिव जो कि मिलके एक ग्रुप में कुछ नया हम क्रिएट कर पाते हैं, और इंडिविजुअल होती है जब एक ही पर्सन जो है वो कैपेबल होता है इतना कि वो खुद अपने आप अकेले ही कुछ नया क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड होती है इनबॉर्न एबिलिटी रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक फील्ड और टास्क, पर्सन्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू लर्न और परफॉर्म सर्टन टास्क। और एप्टीट्यूड, इसको हम ये भी कहते हैं जन्मजात योग्यता, इनबॉर्न एबिलिटी जो होती है किसी में, जिसको हम अपनी एक जो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम गॉड गिफ्ट भी बोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसको तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है डांस करने का, तो कोई बिना
किसी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह के भी जब किसी में एबिलिटी होती है कुछ अच्छा करने की किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड उसकी फ्यूचर सक्सेस को डिटरमिन करता है इन दैट फील्ड। और ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें अगर एप्टीट्यूड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ वेरिएशन इन इनहेरेंट एबिलिटीज़, टैलेंट एंड नेचुरल कैपेसिटीज़ इन स्पेसिफिक एरियाज़। अब एप्टीट्यूड जो होगा वो एक तरह से इंडिकेटर होता है किसी भी पर्सन का कितना वो उस स्पेसिफिक फील्ड में एक्वायर कर सकता है पोटेंशियल। अब जैसे कि मान लो मेडिकल साइंसेज है, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है, बच्चों का मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट होगा, वैसे किसी का लैंग्वेज में कोई अपने आप ही क्या होगा, पोइट्री अच्छी कर लेगा, पोएम्स लिखेगा कोई बच्चा, तो यानी कि उसका एप्टीट्यूड लैंग्वेज में या फिर पोइट्री में ज़्यादा है, लिटरेचर में उसका एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। किसी में टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, वो दूसरे को समझा बहुत सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई जो है वो समझा नहीं सकता है दूसरे को अच्छा, उसको नॉलेज बहुत होगी, यानी कि उसमें वो टीचिंग का एप्टीट्यूड कम है, बेशक नॉलेज ज़्यादा है। तो एप्टीट्यूड आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब इसमें जो एप्टीट्यूड है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ आती है, क्योंकि कोग्निटिव एबिलिटी इसमें किस तरह से है कि बच्चे डिफरेंसेस शो करते हैं एक दूसरे से कोग्निटिव एबिलिटी में, इसलिए उनके एप्टीट्यूड में भी डिफरेंसेस होंगे। जिस तरह की कोग्निटिव एबिलिटी किसी में होगी उस तरह का ही उसमें एप्टीट्यूड होगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, किसी में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, वो मैथ्स क्विकली करेगा, बेशक ये कोग्निटिव एबिलिटी में भी हमने किया था, लेकिन एप्टीट्यूड है किसी में, और किसी में एप्टीट्यूड कम है मैथ्स को करने का। वर्बल एप्टीट्यूड, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कि लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है एप्टीट्यूड, कुछ बच्चों में कम है कुछ में ज़्यादा है। एक तरह से ये किस तरह का वो हुआ, ये इनबॉर्न एबिलिटीज़ आपको जैसे बताया, तो कुदरती नेचुरल वे में जो एबिलिटीज़ होती हैं किसी में। म्यूज़िकल एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनमें वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी म्यूज़िक की पिच कैसी है, रिदम कैसी होगी और कैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना है, तो उनमें वो एप्टीट्यूड रहता है। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड कैसे हुआ कि ये एक तरह से वेरिएशन है बच्चों में आर्टिस्टिक स्किल, क्रिएटिविटी, विजुअल एक्सप्रेशन, पेंटिंग, ड्राइंग, इस सब को लेकर। फिजिकल एप्टीट्यूड में बच्चे वेरी करते हैं एक दूसरे से, फिजिकल एबिलिटीज़ में उनकी स्पोर्ट्स, मोटर स्किल्स, इस सब में वो वेरी करेंगे। सोशल एप्टीट्यूड, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, इंटरपर्सनल रिलेशन उनके अच्छे होते हैं, तो ये सोशल एप्टीट्यूड में बच्चे एक दूसरे से वेरी करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो फ्रेंड्स भी नहीं बना सकते हैं, तो उनका सोशल एप्टीट्यूड कम हो सकता है। साइंटिफिक एप्टीट्यूड यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग रखना, क्रियोसिटी और मतलब समझना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को, तो वो एप्टीट्यूड में भी बच्चे वेरी करते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मतलब हुआ मशीनरी से डील करना, कुछ में नेचुरली होता है कि वो मशीन से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं किस तरह की मशीन है, कैसे इसको हम खोल सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, तो टूल्स से कैसे हम डील करेंगे, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग में भी बच्चों में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशन। एप्टीट्यूड हमने कर लिया, इससे पहले एटीट्यूड कर लिया है, इंटरेस्ट कर लिया है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ कर लिया है, क्रिएटिविटी कर लिया। नेक्स्ट इज़ इमोशंस। इमोशंस में बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। इमोशंस का मतलब क्या होता है, इमोशंस मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं उसको हम इमोशंस कहते हैं। और कॉमन इमोशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे इमोशन है हैप्पीनेस का, और फिर है फियर एक इमोशन है, फिर सैडनेस है, सॉरो जिसे हम कहते हैं, तो उससे सैडनेस आ जाती है, एंगर एक इमोशन हो गया, जेलस इमोशन है। तो इस तरह के इमोशंस जो हैं उनमें भी बच्चे एक दूसरे से वेरी करेंगे, डिफ़र करेंगे। अब इमोशंस तो सभी में ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल में किसी में कोई इमोशंस होंगे नहीं, इमोशंस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। डिफरेंसेस कहाँ पर आता है, हाउ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड मैनेज देयर इमोशन, डिफरेंसेस यहाँ पर आता है। इमोशंस होते सभी में ही हैं। तो अब इसमें और डिफरेंसेस कैसे आएंगे, इमोशनल इंटेंसिटी, कुछ बच्चों के इमोशंस बहुत इंटेंस रहेंगे
और कुछ में वो इंटेंसिटी उस इमोशन की कम रहेगी। जैसे किसी में एंगर बहुत ज़्यादा है, किसी में जॉय ज़्यादा होगा, कोई खुश रहता है, बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल रहते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा थोड़े सैड नज़र आएंगे। तो उनमें ये इमोशन जो है वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इमोशन ज़्यादा हो, या फिर वो जब खुश होगा कोई तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, एंगर में तो बहुत ही एंगर है। तो ये इंटेंसिटी वेरी करती है। इमोशनल रेगुलेशन, बच्चे इसमें भी वेरी करते हैं। कोई अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेता है, मैनेज कर लेता है, स्टेबल रखता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? जैसे सिंपैथी होती है सहानुभूति रखना, वैसे एम्पैथी है कि जब हम दूसरे की तकलीफ को समझ सकते हैं खुद को उसकी जगह रख के, दैट इज़ एम्पैथी। तो एम्पैथी में भी बच्चे डिफ़र करते हैं, लोग डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। देयर आर डिफरेंसेस इन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने में, इसमें भी बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। तो इमोशन का मतलब सिर्फ अपने ही इमोशंस को लेकर नहीं होता, हम जब दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशंस, तो उसमें भी हम डिफ़र करते हैं। देन एक्सप्रेसिवनेस, इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ इंडिविजुअल बहुत ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देंगे, वो जैसा भी फील कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, तो ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे खुल के। तो इसमें भी बच्चे डिफ़र करते हैं। देन इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे कोई नेगेटिव इमोशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और कोई बहुत मतलब नेगेटिव इमोशन इस तरह का हो गया, जैसे सेटबैक है, कोई किसी को लगा है, तो उसको मतलब एक तरह से दबाना नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर खड़े हो जाना, उठ जाना, मतलब अपने आप को एक तरह से बाउंस बैक जिसे हम कहते हैं, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड एडवर्सिटी। तो उसमें किसी नेगेटिव इमोशन से सप्रेस नहीं हो जाना, और कोई जैसे डिप्रेशन में ही चला गया है, स्ट्रेस में ही जा रहा है, एंग्जाइटी में ही जा रहा है, लेकिन उस इमोशंस के अगेंस्ट उठकर इफ़ेक्टिवली उस चैलेंज को फेस करना, इससे हम कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस। तो इसमें भी इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है कि इमोशनली जब हम रिएक्ट करते हैं उसे हम टेम्परामेंट कहते हैं। अब इसमें भी बच्चे डिफ़र करते हैं, कुछ बहुत ही मतलब एकदम से रिएक्टिव होते हैं, उनका टेम्परामेंट हाई टेम्परामेंट होगा, एकदम ही गुस्सा आ जाएगा और वो बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देंगे, तो वो जैसे हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए। लेकिन कुछ जो है वो स्टेबल माइंड के होंगे और वो सोचेंगे और सोच समझ के उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं उस पर हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। तो इसमें भी इसलिए बच्चे डिफ़र करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट फैमिली इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, तो इसलिए उनके इमोशंस भी जो है वो डिफ़र होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वाइड टर्म है, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं। तो पर्सनैलिटी में वैसे तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इमोशंस भी आ जाते हैं, किसी का माइंड, मेंटल सेट भी आता है उसमें, और क्रिएटिविटी भी उसका पार्ट है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी को हम देखकर ही वैसे ओवरऑल ही जज करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। तो पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो ये रेफ़र क्या करती है, इसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, बिहेवियर आ जाता है। और अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें कि कैसे ये एक डायमेंशन है, तो वेरिएशंस जो भी होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसी उनकी ड्रेसिंग है और उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कम्युनिकेशन किस तरह की है, तो ये सभी मिलके एक पर्सनैलिटी बनाते हैं और उसमें भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं। कभी भी दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होगी, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ज़रूर आएंगे। तो पर्सनैलिटी में काफ़ी वाइड रेंज के इसमें ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल को कि वो किस तरह से इस दुनिया को देखता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ। अब अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी के देखो एक टाइप क्या होता है, कैटेगरी किस तरह से होती है, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। कुछ बच्चे एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी जिसे हम कहते हैं, वो जैसे ज़्यादा बोलने वाले, बहुत जल्दी मिक्सअप होने वाले, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने वाले,
तो वो हो गए एक्स्ट्रावर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी। इंट्रोवर्ट कौन सी होती है? जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर बहुत ही कम लोगों से बात करते हैं और ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं सॉलिट्यूड। तो इस तरह के जो होंगे वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो गई। फिर इमोशनली स्टेबल, कुछ बच्चे इमोशनली स्टेबल पर्सनालिटी के होंगे और कुछ जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, उनमें एंग्जाइटी, मूड स्विंग और जो वो ज़्यादा नज़र आएगा। सोशल ओरिएंटेशन, कुछ बच्चों की पर्सनालिटी होगी बहुत सोशल, घुलने मिलने वाले और मतलब वही सोशल ओरिएंटेशन जैसे हमने पहले बात की, और कुछ जो है वो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करेंगे, दूसरों का मतलब ना वो इंटरफेयर करेंगे और ना इंटरफेरेंस चाहेंगे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, बच्चे इसमें भी डिफ़र करते हैं। कुछ बच्चे बहुत रिस्क लेते हैं, ठीक है, वो मतलब आउटवर्ड पर्सनालिटी होगी, एडवेंचरस होंगे, कुछ नया करने की सोच रखेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा डेयरिंग नहीं होंगे और डरेंगे, घबराएंगे कुछ नया करने में, वो ज़्यादा डिपेंडेंट रह जाते हैं। ये ज़्यादा उन केस में होता है अगर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं बच्चों के लिए, या फिर टीचर्स भी अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को रोक टोक करें, तब भी फिर वो बच्चों में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वैल्यूज़। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पर क्योंकि डायमेंशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, 12 डायमेंशंस है, इसलिए ये वीडियो में थोड़ा सा लंबा जो है वो और बाकियों से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। वैल्यूज़ आर बिलीफ दैट पर्सन होल्ड। तो जो भी हमारे बिलीफ, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैल्यूज़। और इसमें भी बच्चे डिफ़र करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ हो गई जो कि हमारी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम में आती हैं, जैसे फैमिली, कम्युनिटी, ट्रेडिशंस, इस सब से जो आती हैं। तो इसमें बच्चे डिफ़र करेंगे क्योंकि डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, इसलिए। मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एथिकल वैल्यूज़ जो कि हमें दूसरों के साथ या हमें समाज में रहने में हेल्पफुल होती हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को शेप देती हैं। इसमें जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कंपैशन और हेल्पफुलनेस है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है। तो ये मॉरल वैल्यूज़ हो गई। इसमें बच्चे डिफ़र करेंगे। रिलीजियस वैल्यूज़ की रिलीजन से रिलेटेड वैल्यूज़ है, कुछ बच्चे रिलीजियस होंगे और पूजा पाठ ये करेंगे और कुछ हो सकता है उनमें कम हो रिलीजियस वैल्यूज़। फिर सोशल जस्टिस वैल्यूज़ कि समाज में किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, ये इसमें भी हम एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। फिर इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट सस्टेन हो, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली। कुछ बच्चे जो हैं वो ध्यान रखते हैं इधर उधर गंदा नहीं फेंकना है, प्लास्टिक नहीं फेंकना है, और कुछ बच्चों को इतने ज़्यादा वो कंसर्न नहीं रहेंगे, तो इन्वायरमेंट वैल्यूज़ में भी डिफ़र करेंगे। हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें वो ध्यान रखना है कि हमने डिफरेंसेस के बेसिस पर ही करना है कि कैसे डिफ़र करेंगे इनमें। एजुकेशनल वैल्यूज़ में बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं क्योंकि कुछ जो है वो एजुकेशन को, एकेडमिक अचीवमेंट और स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। इंटरपर्सनल वैल्यूज़, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे दूसरों के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सोशल ग्रुप, इन सब को वैल्यू, इनसे रिलेटेड जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो। फिर इसमें काइंडनेस, कोऑपरेशन, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स होती हैं मनोदेहिक जितने भी हमारे कौशल हैं, जो कि ये कौन सी होती हैं साइकोमोटर स्किल्स में, जो हमारी फिजिकल बॉडी से इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटीज़ जितनी भी, उसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स एंड मेंटल प्रोसेस। माइंड और बॉडी के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन बनता है उनको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। अगर मान लो जिसमें आ जाता है जैसे अगर हम चल रहे हैं, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें, हैंड से कुछ कर रहे हैं, लेग से कर रहे हैं, तो ये सारी किस में आती हैं, साइकोमोटर स्किल में। अब इसमें वेरिएशन कैसे आता है, देखो ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होंगी, लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, रनिंग, जंपिंग, बैलेंस। अब बच्चे इसमें भी डिफ़र होते हैं, कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग और कुछ बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं ये। फाइन मोटर स्किल्स में कौन सी आती हैं, फाइन मसल्स होती हैं हमारी, स्मॉल मसल्स जो कि हमारी जैसे फिंगर्स में होती हैं, और इनमें इन्वॉल्व हो जाता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन,
फिंगर्स से रिलेटेड जितने भी हमारे काम होंगे। अब कुछ बच्चे राइटिंग लिखेंगे बहुत अच्छा, कुछ नहीं इतना कर पाएंगे। किसी में अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज हो गई है, बच्चा 6 साल का 7 साल का हो गया लेकिन फिर भी वो लिख नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? फाइन मोटर स्किल्स में है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हम जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है तो उसको हम, और साथ में माइंड के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनना होता है, तो ये भी वेरी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे अगर मान लो गेम खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट है, तो उसमें कैच बहुत अच्छा कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो एक कोऑर्डिनेशन बनता है क्योंकि आईज़ का, उस बॉल का, और हम जब कैच कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स का, तो वो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो फिर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन बनता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस में बच्चों में वेरिएशन होता है। कुछ बच्चे गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ मतलब बैलेंस्ड उसमें चलते हैं चाहे भाग रहे हैं। रिएक्शन टाइम, हम कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, ये रिएक्शन टाइम है। हैंड डोमिनेंस, हैंड का यूज़ करना हम प्रेफर करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये हो गया। सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी कि हमारी जितनी भी सेंसेस होती हैं उनका आपस में भी एक कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे आइज़ का सेंस बन रहा है मान लो हमारे स्किन के साथ, तो स्किन अगर जैसे कोई चीज़ टच कर रही है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आइज़ इन्वॉल्व हो रही है, या फिर ईयर से हम कुछ सुनते हैं और एकदम से हम वहाँ से हट जाते हैं। तो ये जो है सेंसरी इंटीग्रेशन कितना है, ये भी बच्चे इस पर भी एक दूसरे से डिफर करेंगे। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट डायमेंशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है आत्म संप्रत्यय या आत्म अवधारणा। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने बारे में क्या सोच रखते हैं। इट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या हम जानते हैं और कितनी जानते हैं, ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होती है अपने को जो हम कितनी अपनी वर्थ समझते हैं, इसका मतलब है सेल्फ वर्थ, हम अपनी कितनी खुद रिस्पेक्ट करते हैं। अगर बच्चे में, किसी भी इंडिविजुअल में सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम हाई होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर है इंडिविजुअल विद हाई सेल्फ एस्टीम हैज़ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पॉजिटिव होगा। और अगर किसी का सेल्फ एस्टीम कम है तो फिर उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम होता है हम अपने आप को कितनी इज्जत दे रहे हैं और कितनी हम एस्टीम है, ये हम अपनी वैल्यू कितनी समझते हैं। सेल्फ इमेज, हमारी अपनी इमेज कैसी है। अगर बच्चे की इमेज पॉजिटिव है अपने लिए बनी हुई कि मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये चीज़ें किस पर भी डिपेंड करती हैं, ये अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करती हैं कि टीचर्स किस तरह से बच्चे को बोलते हैं और पेरेंट्स कैसे बोलते हैं। अगर वो बच्चे का सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि अगर उसकी प्रेज़ करते हैं, उसको एप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन अगर हमेशा ही उसको डिस्करेज करेंगे और उसको एक तरह से उसकी कमियां ही बताएंगे, वीकनेसेस बताएंगे, तो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी और उससे सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बच्चे का ख़राब होता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, बच्चों ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो सोचता है कि नहीं सोचता। कुछ बच्चे को कोई वो चाहते हैं कि मेरी एक पहचान बने, अपनी आइडेंटिटी बने, और कुछ बच्चे जो हैं वो उस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चा अपने एकेडमिक से रिलेटेड वो अपनी पोटेंशियलिटी कितनी जानता है, क्या अपने बारे में सोचता है। सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन में आता है कि बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, कितना कंपेयर करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, वो दूसरे का देखेंगे, अच्छा उसके मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, मेरे कम आए हैं, मैं उससे कम हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो सोशल कंपैरिजन है, ये बड़ों में, हम में भी बहुत होता है, हम लोगों में, लेकिन बच्चों में भी ये शुरू हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें तब होती हैं जब हम लोग बच्चों के साथ इस तरह के कंपैरिजन करते हैं। देन सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चे का सोशल, वो कैसे अपनी जो स्किल्स है, सोशल स्किल्स को के बारे में वो क्या सोचता है। जैसे इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाते हैं दूसरों के साथ, और सोशल कॉम्पिटेंस आ जाता है, तो वो सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों का, उसमें भी वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी, बच्चे की अपनी कल्चरल बैकग्राउंड कैसी है, अपनी आइडेंटिटी कैसी है,
इसमें वो आ जाएगा। देन रोल आइडेंटिटी, बच्चा किस तरह का रोल प्ले करता है, उसको अपना रोल किस तरह का लगता है कि मेरा अपनी फैमिली में क्या रोल है, मेरा अपने ग्रुप में किस तरह का रोल है, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझ पे मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं कहीं पर आइडेंटिटी लॉस जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भी बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। तो ये हमने किया सेल्फ कॉन्सेप्ट कि बच्चे एक दूसरे से सेल्फ कॉन्सेप्ट में डिफ़र करते हैं। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, वो बोल भी नहीं पाएंगे क्लास में क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है। अब आता है स्टडी हैबिट्स। स्टडी हैबिट्स में क्या आता है कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे से स्टडी, हैबिट का मतलब क्या होता है, हैबिट मीन्स रिपीटेडली जो हम चीज़ करते हैं, एनी टास्क विच इज़ डन रिपीटेडली, हम डेली बेसिस पर करते हैं, उसको हम स्टडी हैबिट कहते हैं। अब स्टडी क्या है, पढ़ने की हैबिट्स में बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करेंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ेंगे, और कुछ मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, लगातार कॉन्टीन्यूसली पढ़ लेते हैं काफ़ी देर तक। कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम तक नहीं, उनकी सिटिंग हैबिट कम होगी, वो थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ी देर पढ़ेंगे, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाएंगे। कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं और कुछ अकेले पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए स्टडी हैबिट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट, बच्चे टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं। कोई बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लेता है, ऑर्गेनाइज करता है अपना टाइम टेबल, कुछ नहीं करते हैं। लर्निंग प्रेफरेंस, हम किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, हम पढ़ाई को देते हैं, हम विजुअली अगर हम पढ़ रहे हैं वो डायग्राम्स देखकर हम समझते हैं, या सुनकर हम ज़्यादा समझ पाते हैं, या एक्टिविटी खुद परफॉर्म करके हमको ज़्यादा समझ आता है। स्टडी इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले करता है, किस तरह का इन्वायरमेंट हमने रखा है, तो वो भी बच्चे की स्टडी हैबिट को इफ़ेक्ट करता है। अगर घर में टीवी लगा रहेगा तो फिर क्या होगा कि बच्चे का वो स्टडी इन्वायरमेंट ही नहीं बना है, तो वो स्टडी कैसे करेगा। नोट टेकिंग, बच्चे में नोट टेकिंग की एबिलिटी है या हैबिट है कि नहीं है, अगर वो नोट्स बनाने के लिए अगर हम वो उसको मोटिवेट करते हैं, तो नोट्स बनाना, पढ़ना, थोड़ा सा समराइज़ करना, तो उसकी वो स्टडी हैबिट्स वैसे ही डेवलप होती है। रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में बच्चे डिफ़र करते हैं, कोई रीडिंग हैबिट्स होती है किसी में, कोई स्पीड से रीड करता है, किसी में रीडिंग हैबिट होती ही नहीं है। फिर टास्क ऑर्गेनाइजेशन, अपने टास्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे, अपने मतलब प्रॉपरली मैनेज करते हैं टाइम, अपने गोल सेट करते हैं, और अपनी प्रायोरिटी रखते हैं असाइनमेंट की, मैं ये काम करूँगा आज, उसके बाद मैंने ये करना है, आज एक चैप्टर करना है, कल दूसरा करना है, तो वो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं या नहीं। मोटिवेशनल फैक्टर, बच्चे कितना अपने आप क्या है मोटिवेट रहते हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी स्टडी हैबिट को इफ़ेक्ट करती है। कुछ बच्चे हाईली मोटिवेट रहते हैं कि नेक्स्ट हमने चैप्टर क्या पढ़ना है, ज़रा देख लें, पहले ही पढ़ने लग जाते हैं। कुछ बच्चों में मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत कम होता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का बच्चे कितना यूज़ कर रहे हैं जब पढ़ रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत मेन फैक्टर बन गया है, अगर कोई इसका यूज़ करना चाहे तो स्टडीज़ में, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड का यूज़, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टडी हैबिट के लिए टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट जेंडर। जेंडर बेसिस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफ़ी देखे जाते हैं, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, उसका बेस जेंडर बनता है। अब इसमें लेकिन एक और चीज़ हमने ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको क्लियर कर रखा है कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये जेंडर के तो हैं ही, लेकिन थोड़े बायोलॉजिकल तो हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग हैं, लेकिन सोशल भी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। कुछ चीज़ें सोसाइटी में हमारी पहले से बोल दी जाती हैं कि गर्ल्स जो हैं वो घर का काम करेंगी, वो कुकिंग करेगी, बॉयज़ ये काम करेंगे, तो इसलिए ये सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है इसमें। जो ये जेंडर डिफरेंसेस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब कोग्निटिव डिफरेंसेस हैं, जेंडर बेसिस पे लड़के और लड़कियों में जो कोग्निटिव डिफरेंस है यानी माइंड से रिलेटेड वो होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका आ गया, जो बताया आपको, सोशल जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होता है। जैसे बोला जाता है कि जो, लेकिन फिर भी देखा गया है रिसर्च में, स्टडीज़ में, कि गर्ल्स जो हैं वो वर्बल टास्क, लैंग्वेज से रिलेटेड टास्क वो ज़्यादा अच्छा करती हैं,
और जो बॉयज़ हैं जैसे माना जाता है उनका मैथ्स जो है या मैकेनिकल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा होती है, मशीनरी रिलेटेड। तो ये देखा गया है जनरल। अब इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, गर्ल्स में भी होती है बिल्कुल होती है। पर अब वही बताया कि इसमें हो सकता है सोशल जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस या फिर हम कहेंगे कि जो एबिलिटीज़ है वो बॉयज़ में ज़्यादा देखी जाती है और वर्बल गर्ल्स में। सोशलाइजेशन एंड प्ले एक्टिविटीज़ जो है वो भी जेंडर बेसिस पे डिफरेंसेस देखे गए हैं कि बॉयज़ का इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर प्ले में ज़्यादा रहता है, और जो गर्ल्स हैं उनका इंडोर में भी ज़्यादा देखा जाता है। हम इसको टॉयज़ से भी देख सकते हैं कि अगर हम छोटे बच्चों को देखेंगे तो यूजुअली गर्ल्स जो हैं वो डॉल्स को प्रेफर करती हैं, बॉयज़ कार्स को करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन स्टाइल में गर्ल्स जो होती हैं उनकी लैंग्वेज स्किल ज़्यादा अच्छी होती है और वो जल्दी लैंग्वेज सीख जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। फिर इमोशनल एक्सप्रेशन, हमारी ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा है कि हमारी सोसाइटी गर्ल्स को पूरी एक तरह से फ्रीडम देती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, कि अगर रोना का मन कर रहा है तो रो लो, लेकिन बॉयज़ को वहीं पर ही हमारी सोसाइटी कहती है कि सप्रेस करो अपने इमोशंस को, दबाओ, रोना अच्छी बात नहीं है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन में भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, गर्ल्स और बॉयज़ के इंटरेस्ट और हॉबीज़ में भी डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके बाद आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। अब इसमें सोसाइटी का, अगेन वही बात कहूँगी कि इसमें सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है, लेकिन जैसे बताया गया कि गर्ल्स जो है उनका जो एकेडमिक में वो लैंग्वेज और आर्ट में जो गर्ल्स का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। आर्ट का मतलब यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर है ड्राइंग, पेंटिंग। और बॉयज़ जो हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, उसमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट देखा जाता है। बट एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोशल फैक्टर कहा है। गर्ल्स तो अब रॉकेट तक चलाने में है, और इवन मतलब जो हाईली जो इस तरह के हैं, जेट चलाती हैं, फाइटर जेट होती हैं, इंजीनियर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि होता है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल भी है। देन सोशल रिलेशनशिप में भी बच्चों इनमें डिफरेंसेस बॉयज़ गर्ल्स में देखे जाते हैं। देन फिज़िकल डेवलपमेंट में तो डिफरेंसेस होते ही हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। गर्ल्स में अर्ली एज में वो डेवलप ज़्यादा करती हैं, एडोलेसेंस एज भी बच्चों में, लड़कियों में, गर्ल्स में एडोलेसेंट, टीन एज जल्दी आ जाती है, और बाद में बॉयज़ डेवलप करते हैं और उनकी हाइट, उनकी फिज़िक जो है वो गर्ल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमने ये किया आज डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हमने वेरियस डायमेंशंस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन हेडिंग्स ज़रूर देनी है और उसके बाद सब हेडिंग्स भी ज़रूर करनी है। बाकी आप इसमें इसको पढ़ के इलेबोरेट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video till now.